वो उत्तर प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का कहर जारी है। मंगलवार को प्रदेश के लगभग 15 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्मी और तपिश का प्रकोप और ज्यादा बढ़ने वाला है। वही बुधवार से प्रदेश के पूर्वांचल और तराई हिस्सों में 19 जिलों में लू चलने की संभावना भी जारी की गई। पूर्वानुमान यह भी है कि अगले 2 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मंगलवार को दोपहर बाद प्रयागराज में 42.2 डिग्री, वाराणसी में 41.8 डिग्री, लखनऊ और सुल्तानपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं अमेठी, बहराइच, आगरा और झांसी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा और भरतपुर के 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जो ट्रेपेजम जोन है उसमें पेड़ों को काटने पर जुर्माना सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक लगाया गया है। टीटीजेड में यह 5,000 से 25,000 रुपए के बीच लगेगा। वहीं प्रदेश के जो अन्य जिले हैं उसमें पेड़ काटने पर जुर्माना बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट एक्ट में बदलाव किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में डॉक्टर शरद गुप्ता की याचिका पर पेड़ काटने पर जुर्माना बढ़ाने, इस मामले में कोर्ट ने सीईसी की सिफारिशों को मान लिया। टीटीजेड में बिना अनुमति पेड़ काटने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं सीईसी ने 1 लाख रुपए प्रति पेड़ की सिफारिश डालमिया बाग, माथुर फार्म हाउस और गधापाड़ा माल गोदाम केस में किया है, जबकि टीटीजेड पर जारी की गई जो रिपोर्ट है उसमें यह सिफारिश 5 से 25,000 रुपए तक की है। वन विभाग जिन केस को दर्ज करेगा उनमें यह जुर्माना राशि बढ़ाकर ली जाएगी। निजी जमीन पर प्रतिबंधित क्षेत्र जो श्रेणी है उसमें अलग प्रजाति के पेड़ काटने पर 5,000, प्रतिबंधित श्रेणी के पेड़ों पर 10,000 रुपए की जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। वही यूपी पुलिस ने आईजीआरएस पर भेजी गई शिकायतों के निस्तारण से संबंधित 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक का आंकड़ा जारी किया है। इसमें शीर्ष 10 जिलों की सूची में जहां बरेली जोन के 5 जिले शामिल हैं, वही बरेली दूसरे जो हैं वो बदायूं में 5वें हैं। वही मुरादाबाद छठे स्थान पर है, बिजनौर 7वें और रामपुर 8वें स्थान पर रहा। एडीजी जोन रमेश शर्मा ने आईजीआरएस पटल के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। एडीजी ने यह भी बताया कि बरेली जोन में आईजीआरएस शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से हो रहा। प्रदेश स्तर से जारी रैंकिंग में भी यह स्थिति स्पष्ट हुई है। सम्मानित होने वाले जो बरेली जोन कार्यालय में दरोगा सत्येंद्र कुमार, मुख्य आरक्षी नरेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र पाल सिंह भी शामिल हैं। प्रदेश में वर्तमान में 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 12,35,400 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन मदरसों में 9,979 जो प्राथमिक हैं और साथ ही साथ उच्च जो प्राथमिक स्तर हैं वो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए, और साथ ही 3,350 माध्यमिक स्तर और उच्चतर जो माध्यमिक स्तर है 9 से लेकर 12 तक के हैं। इनमें से 561 मदरसे राज्य सरकार के अनुदानित है, जिनमें की 23,18,006 जो छात्र हैं वो पंजीकृत हैं। इन मदरसों में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक का पाठ्यक्रम लगभग बेसिक शिक्षा परिषद के समान है, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के अभी विज्ञान और गणित जैसे जो विषय हैं उसमें नहीं पढ़ाए जाते हैं। उच्च स्तर पर फैसला लिया गया है कि इन विद्यार्थियों को भी उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के साथ विज्ञान और गणित जैसे जो आधुनिक विषय हैं उसके भी अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएं। वही प्रदेश के हर जिले में हृदय रोग, मूत्र रोग, मस्तिष्क रोग और कैंसर के उपचार के लिए निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुलेंगे। ग्रामीण इलाकों में जहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने वाले निवेशकों को सरकार ज्यादा सुविधाएं देगी, इसके लिए सरकार नई स्वास्थ्य नीति भी ला रही है। ये अस्पताल 17 नगर निगम क्षेत्र, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और 57 जिला मुख्यालय पर 200 बेड के होंगे। वहीं साथ ही इसी तरह से सभी जो 75 जिले हैं उसमें जिला मुख्यालय से दूर 100 बेड के जो अस्पताल हैं वो खोले जाएंगे। प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तारित करने के साथ ही निजी अस्पताल को भी बढ़ावा दिया जा रहा। इसके लिए सरकार की ओर से नई स्वास्थ्य नीति बनाई जा रही है। यह नीति 5 वर्ष के लिए होगी और जल्द ही कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी भी मिलेगी। नई नीति के जरिए जो निजी निवेशक हैं उनको आकर्षित करने, शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने की रणनीति है।
वही प्रदेश में 8 अलग अलग मार्गों को जोड़ करके 1989 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका प्रस्तुतिकरण मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई पीडब्ल्यूडी की बैठक में लिया गया। यह कॉरिडोर नेपाल सीमा से लेकर दक्षिणी छोर तक फैले जिलों को जोड़ेगा। साथ ही प्रदेश से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं उनसे कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इससे सीमावर्ती जिलों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पूर्व पश्चिम दिशा में केंद्रित हैं। ऐसे में अब नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के दक्षिणी छोर तक फैले जो जिले हैं उनको जोड़ने वाले एक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर तैयार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत आने वाले हिस्सों में एनएचएआई का सहयोग लिया जाए और शेष मार्गों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण राज्य स्तर पर कराया जाए। इससे कि जहां आवश्यक हो वहां ग्रीनफील्ड रोड जो परियोजनाएं हैं उसको प्रस्तावित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में स्थित चिड़ियाघर और इटावा का लॉयन सफारी एक सप्ताह के लिए लोगों के लिए बंद किया गया। गोरखपुर के चिड़ियाघर में जहां 7 मई को मरी जो बाघिन है उसके विसरा की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद यह निर्णय लिया गया। प्रदेश की प्रमुख जो मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अनुराधा वेमूरी के अनुसार ही मौलानी से रेस्क्यू करके एक बाघिन गोरखपुर जू में लाई गई है। वह तभी से बीमार थी, उसका जू में इलाज चल रहा था। उसकी 7 मई को मौत हो गई है, जिसका विसरा जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजा गया। वहां से बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने यह भी बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद एहतियातन लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के चिड़ियाघर और इटावा का लायन सफारी पब्लिक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया, ताकि संक्रमण फैलने की किसी भी आशंका को खत्म किया जा सके। यह बंदी बुधवार से लेकर के अगले 1 सप्ताह तक प्रभावी रहेगी। वही गोल्डन ओवर में बिना किसी देरी, बिना किसी खर्च घायल व्यक्ति को नगद रहित यानी कि कैशलेस इलाज मिल सकेगा। भारत सरकार ने 5 मई को अधिसूचना जारी कर कैशलेस योजना को लागू कर दिया। योजना सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ के समक्ष इसकी सुनवाई हुई। न्यायमित्र गौरव अग्रवाल की भूमिका भी इस प्रकरण में विशेष थी, जिनके सकारात्मक नजरिए ने इस प्रकरण में विशेष भूमिका निभाई। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में धारा 162 और 164 बी को जोड़ा गया था, जिसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ओवर के दौरान ही नगद रहित चिकित्सा सहायता प्रदान करने और मोटर वाहन दुर्घटना निजी स्थापित करने का प्रावधान है। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है, लेकिन केंद्रीय सरकार की ओर से इस योजना को अधिसूचित नहीं किया गया, जिससे कि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा था। वही लखनऊ में मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब मिलावटखोरों की तस्वीरें चौराहों पर लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावटखोरों की जो सामाजिक अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नकली दवाएं, दूध, घी, तेल, पनीर और मसालों की सख्त जांच होगी। उत्पादन इकाइयों की गहन जांच के लिए डेडिकेटेड टीमें बनाई जाएंगी। पेशेवर रक्तदाताओं पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य के 12 मंडलों में FSDA लैब और 3 माइक्रोबायोलॉजी लैब जल्द ही शुरू होगी। साथ ही एक कॉपर फंड बनाने के भी आदेश दिए गए। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के अंतर्गत कालाखेल गांव में एक तंबाकू गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वही गोदाम से धुआं उठता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक तंबाकू पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके थे। जानकारी मिली जो है मुख्यालय सुधारा से जो है फतेहगढ़ से। अब सूचना होने के बाद कायमगंज मंडी में थे, जैसे सूचना मिली जो है 5 मिनट 6 मिनट लगा तो है आ गए। हाँ, जैसे देखा आगे पाइप बिछा करके हमने एक टैंकर में काबू पा लिए थे।
तंबाकू गोदाम में आग लग गई। फर्रुखाबाद की एक खबर है दरअसल। तो हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं पता चल सका। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस आग ने लाखों रुपए का जो सामान है वो जलाकर राख कर दिया, जिससे एक बड़ी क्षति मानी जा रही। वहीं नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से एक बयान जारी किया गया। अगर आपको भी अपनी बालकनी में गमले सजाना पसंद है तो अब आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि प्राधिकरण की ओर से सभी आवासीय सोसाइटी के लोगों से यह कहा गया कि वे सभी फ्लैटों की बालकनी की दीवार पर रखे गमले हटा लें। अगर किसी आवासीय सोसाइटी की बालकनी की दीवार पर रखे गमले के गिरने की घटना होती है तो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव या फिर बिल्डर और इसके साथ ही फ्लैट मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऐसे में अब बालकनी पर गमले सजाने से पहले ये सोच लें कि नोएडा प्राधिकरण ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गला रेत कर की गई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने पहले उसके पति को गिरफ्तार किया था, लेकिन एक युवक के हाथ से बने जो टैटू थे उसने पूरे मामले का सस्पेंस तोड़ते हुए असली कातिल की पहचान कर ली है। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां संजय नामक युवक अपनी पत्नी बीनू और 3 बच्चों के साथ रहता था। शनिवार की रात 1 बजे लगभग संजय काम से लौट कर आया, खाना रखा और फिर सो गया। वही सुबह पड़ोसी की आवाज पर उठे संजय ने यह देखा कि पत्नी बीनू की लाश घर के पास प्लांट के पास पड़ी थी और उसका गला रेत कर गया। बीनू की मां ने संजय पर सीधे हत्या का आरोप लगाया, क्योंकि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। बेटी की गवाही और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संजय को हिरासत में लिया। बीनू का मोबाइल फोन घटनास्थल से गायब था। एसीपी को यह बात खटक रही थी कि अगर संजय ने हत्या की होती तो मोबाइल क्यों ले जाता। मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली गई, जिससे पता चला कि घटना के तुरंत बाद ही बीनू के मोबाइल से 6 किलोमीटर दूर एक गांव से किसी अनुज नाम के युवक ने कॉल की थी। वही पुलिस ने अनुज को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के दौरान अनुज के हाथ पर बीनू नाम का टैटू भी मिला। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बीनू के साथ संबंध होने और हत्या को अंजाम देने की बात भी कबूली। इस खुलासे के बाद संजय को निर्दोष साबित कर दिया गया और असली हत्यारा अनुज सलाखों के पीछे पहुंच गया। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।